हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पार्ट सेकंड में चैप्टर 8 के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कंटिन्यू करेंगे पार्ट ऑफ सेल से, और हम देखेंगे किसको, सेल मेम्ब्रेन को। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो सेल होती है उसके बेसिक कंपोनेंट क्या हैं, ये ज़रूरी होते हैं। मतलब हर जो भी सेल होगी उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट ज़रूरी होंगे। पहला होगा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होगा साइटोप्लाज्म और स्टूडेंट तीसरा होगा न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हैं ये किसके अंदर होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर। आप ये समझ लें कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो एक तरह की बाउंड्री है। जैसे कोई स्टेडियम है या प्लेग्राउंड है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो एक तरह की सेल मेम्ब्रेन है सेल के लिए। और जो अंदर सामान है, जो पूरा एरिया है, वो साइटोप्लाज्म हो गया। और कुछ प्लेयर्स अंदर खेल रहे हैं अलग अलग टीम के, या कोई बड़े साइज का कुछ और है उस प्लेग्राउंड के अंदर, तो हम उसको न्यूक्लियस काउंट करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सेल एक प्लेग्राउंड की तरह है जिसकी बाउंड्री क्या है, साइटोप्लाज्म, और बीच में जितना स्पेस, जिसकी बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं जिसको, और बीच में जो स्पेस है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और एक और सर्कुलर स्पेरिकल कलर का, स्पेरिकल शेप का एक सब्सटेंस है जो बीच में प्रेजेंट है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं सेल में। तो आप ये समझ लें अच्छे से कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एक बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सेल का। मतलब ये 3 कंपोनेंट अगर नहीं होंगे तो कोई भी सेल कंप्लीट नहीं होगी। क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, है ना। तो जो भी टाइप की सेल होगी उसमें ये सेल कंपोनेंट ज़रूरी हैं, होना ज़रूरी है, नहीं तो वो सेल कंप्लीट नहीं होगी और हम उसको सेल भी नहीं कह सकते। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। जो सेल की मेम्ब्रेन है या सेल की जिसको हम बाउंड्री बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो सेल को किससे सेपरेट करती है, दूसरे सेल से। मतलब कंपार्टमेंट, रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, कंपार्टमेंट देखा था कि जो एक कॉक का पीस है वो छोटी छोटी पीसेस में, बाउंड्रीज में डिवाइडेड है, और उन छोटी छोटे कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नेम दिया था। तो वैसे ही जो सेल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल को किससे अलग रखती है, दूसरी सेल से। मतलब कंपार्टमेंट क्रिएट करती है और दूसरे मीडियम से भी बचाती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब ये समझ लें, पोरस का मतलब होता है जिसमें पोर्स हों, जिसमें छेद हों, होल्स हों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारी है उसमें पोर्स हैं, और वो क्या करती है, अलाउ, वो स्टूडेंट्स अलाउ करती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मतलब अंदर बाहर आने जाने देती है सामान को। तो ये भी समझना है हमें। तो अब हम देखते हैं कि आखिर में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे दिखती है। हायर क्लासेस में आप इसका एक स्ट्रक्चर पढ़ोगे जिसको फ्लूइड मोसेक मॉडल बोलते हैं। मतलब 11th में बेसिकली आपको जाके रियल स्ट्रक्चर बताते हैं किसका, सेल मेम्ब्रेन का। और वो मैंने आपको यहाँ पिक्चर में, पिक में यहाँ दिखाया है कि रियलिटी में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसा होता है, अब देखें, ये लिपिड का बना हुआ होता है और बाई लेयर होता है। मतलब 2 लेयर होती हैं इसमें, और बाहर की तरफ वो लेयर होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं, मतलब वाटर सॉल्युबल। अंदर की तरफ वो लेयर होती है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सॉल्युबल होती है। तो लिपिड की ये बाई लेयर होती है। हम ये बाद में पढ़ेंगे लिपिड विपिड क्या होता है। मैंने सिर्फ आपको बताया है यहाँ पर कि सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है। और ये जो आपको ये होता है ना, ग्लोबुलर प्रोटीन्स दिख रहा है, ये लगे हुए प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, यही वो पोर्स क्रिएट करते हैं जिससे सामान अंदर बाहर जा सकता है। मैं और भी सिंपल डायग्राम में बता सकता था आपको, या सिर्फ एक लाइन बना के बता दें, लेकिन आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती जब तक आप सेल मेम्ब्रेन का रियल स्ट्रक्चर नहीं देखोगे। आपके दिमाग में कोई इमेज ही नहीं बनेगी कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। हम तो यही समझते हैं सेल मेम्ब्रेन एक लाइन की तरह डायग्राम में हमने बना दी। तो ये हमें अच्छे से समझना है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी दिखती है, इस तरीके की।
इसमें लिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन एम्बेडेड होता है और ये बनी होती है लिपिड की बाइलेयर की। अब समझ में आया कि फंडा क्या है। जैसी हमने सोचा था वो वैसी नहीं दिखती, इतनी खतरनाक दिख रही है ना आपको ये। अब देखते हैं यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो कि पील बनाना है ग्लास की स्लाइड में, ऑनियन का स्लाइस लेना है, उसकी लेयर को रिमूव करके हमें ग्लास की स्लाइड में रखना है। और आपको ये प्रैक्टिकल में, अगर आपके स्कूल में साइंस टीचर प्रैक्टिकल कराती हैं तो मोस्टली ये करा के आपको बताएंगे। या आपको ऑनियन का पीस लेना है, अनियन का, और उस अनियन जो टिप है उसका पिंक कलर की पील को रिमूव करने के बाद स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें उस पील में से एक लेयर निकालना है फाइन मेम्ब्रेन की तरह, जैसे मोबाइल में हम लैमिनेशन चढ़ाते हैं ना उस टाइप का। और उसको निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसको स्लाइड के ऊपर रखना है। फिर उसके बाद उसमें हमें स्टेन डालना है, स्टेन सैफरेनिन होता है या आयोडीन सॉल्यूशन होता है, या कई बार हम फिक्सिंग के लिए अल्कोहल यूज़ करते हैं, इथाइल अल्कोहल। ये सब आपकी टीचर्स बताएंगे, अभी आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डालेंगे हम, और वो जब स्लाइड को थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जब वो सूख जाएगी तो उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे, एक छोटा सा कांच का पीस होता है। फिर उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे तो हमें सेल दिखेगी। अब समझ में आया। द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग ऑफ सेल वॉल। अब हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर ऑनियन क्या है, एक प्लांट सेल है, तो प्लांट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक चीज़ और प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, सेल की दीवार, है ना, यही बोल सकते हैं हिंदी में। तो हमारे पास एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है सेल की बाउंड्री में जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड शेप्ड बॉडी इज द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो आपको यहाँ पर अगर देखें तो न्यूक्लियस दिख रहा होगा, साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा कि दोनों कंबाइन एक साथ चिपकी हुई हैं और वो थिन करके बनाया है। यहाँ पर डायग्राम में डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टूडेंट्स, तो आगे हम देखेंगे। अब द जेली लाइक सब्सटेंस, द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। मतलब आपको कोई सब्सटेंस सेल की बाउंड्री, मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वो और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सब्सटेंस भरा हुआ है, जेली लाइक का सब्सटेंस है, जैम की तरह है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है बच्चों, ये जेली लाइक सब्सटेंस में अलग अलग ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स समझते हैं आप, ORGANELLES, ऑर्गेनेल्स वो छोटे छोटे पार्ट होते हैं या छोटे छोटे सब यूनिट होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। मैं ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्गेनल की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर। वो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो इसी जेली लाइक सब्सटेंस मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर डूबे डूबे अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो ये है ना, ये पूरा लिक्विड नहीं होता, ये जेली की तरह होता है, इसीलिए ये शेप भी प्रोवाइड करता है और फिलिंग की तरह इस्तेमाल होता है। मतलब किसी की चीज़ में अगर आप ये भर दोगे तो वो एक तरह का पर्टिकुलर शेप बना देगा, जैसे आपने देखा होगा जैम में, जेलीज में। तो हम देखते हैं कि आखिर में साइटोप्लाज्म का मसला क्या है। अब ये कुछ एनाटॉमी दिखा रहे हैं हम एनिमल सेल की। तो भाई बच्चों ये बात ध्यान में रखना है हमें कि जब एनिमल सेल है तो सिर्फ क्या होगा, एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा। फिर बात करते हैं, ये जो हमें दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस के अंदर एक और गोल गोल सब्सटेंस है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये सब हम आगे हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर ये क्या है, ग्रीन ग्रीन टाइप का सब्सटेंस जो एनिमल सेल में छोटा सा है, इसको वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल में हम थोड़ा थोड़ा, हम खाना नहीं रखते, लेकिन हमारी जो ख़राब चीज़ें हैं जिनको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, जो हमारे काम की नहीं है, जो वेस्टेज है, उन सब को कहाँ रखते हैं हम, जैसे घर में स्टोर रूम में रखते हैं हम सामान, वैसे ही सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर रखते हैं यह सामान। फिर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज करता है, ये सब हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अब हमने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करी सिर्फ इसलिए करी कि हम देखें
ये जो जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ बीच में भरा है ब्लू 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 कलर का, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर हम इस सेल को पूरा कर दें, कैसे पूरी होगी, ये ऐसी ऐसी, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, ऐसे से भी कवर हो जाएगा, ऐसा। तो ये पूरे आउटर कवरिंग के अंदर बच्चों, ये आउटर कवरिंग के अंदर जितना जेली लाइक सब्सटेंस भरा है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। आ रहा है समझ में? तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। The cell wall. This is the additional surrounding cell membrane required for the plant for the protection. अब जो एडिशनल लेयर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, किस में, प्लांट में, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। पहला काम क्या है, प्रोटेक्शन करना सेल की। किससे प्रोटेक्शन करना, टेम्परेचर से, हाई विंड से, तेज़ हवाओं से जो बहुत स्पीड में चल रही हैं, और मॉइस्चर से, तेज़ बारिशों से, और दूसरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ऐसा क्यों है? अब देखो बारिश हो रही है तो एनिमल तो भागकर कहीं जंगल में किसी गुफा में और या पहाड़ के नीचे या छुप जा सकता है, लेकिन पेड़ थोड़ी भाग सकता है। उसको सारे मौसम में एक जगह ही खड़ा रहना है, और चाहे धूप तेज़ हो, चाहे बारिश तेज़ हो, चाहे बिजली गिरे, उन सारी कंडीशन में उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उस एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए उनके पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन का क्यों एडिशनल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। आप इसमें एग्जांपल दिए हैं कि ट्रेड्स स्कैंटिया, एलोडिया और रोहिया में आप सेल मेम्ब्रेन को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये ट्रेड स्कैंटिया जो है वो क्या है, तो आपने अपने गार्डन्स में या स्कूल्स में इस तरह का पेड़ देखा होगा। जनरली अगर आपके स्कूल में अच्छी गार्डनिंग होती हो तो इस तरह का वाइटिश लीफ, पिंकिश ग्रीनिश लीफ का पेड़ होता है, इसको बोलते हैं ट्रेड स्कैंटिया। अब इसके सेल्स को अगर हम देखें तो आपको आसानी से सेल वॉल देखने को मिलती है। तो चलो हम आपको सेल वॉल ही दिखाते हैं। अब यहाँ देखें कि ये जो लेयर बन रही है, ये जो लेयर है, एक तो ये आउटर लेयर है और ये अंदर पिंकिश कलर की एक अंदर लेयर है। इसको हम बाहर वाली को सेल वॉल कहते हैं और अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट्स में हमेशा सेल वॉल बाहर की तरफ होती है और सेल मेम्ब्रेन्स अंदर की तरफ होती है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो हमें वहाँ की चिंता नहीं करना। आप अगर और ज़्यादा क्लियरली देखें तो आपको ये ऑब्जर्व थोड़ा डिफरेंस इसमें देखने मिलेगा। ये एक्चुअल में ये बनाई नहीं गई है, मतलब इसको हैंड से या कंप्यूटर से डिज़ाइन करके नहीं बनाया, इसको माइक्रोस्कोप में ही रख के खींचा गया है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दिख रहा है। ऑल्थो ये रियल सेल है, रियल सेल समझ रहे हैं, मतलब ऐसे ही सेल का ही फ़ोटो खींचा है, हमने कंप्यूटराइज क्ले पार्ट के फॉर्म में नहीं बनाया। तो इसमें हम आसानी से थोड़ा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं और फर्दर टॉपिक से डील करते हैं। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म में। तो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सब हम पीछे देख चुके हैं। अब क्या है, या तो आपके ये जो है, आप हमने देखा कि आपको एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि अगर आपकी टीचर कराती हैं कि ऑनियन की पील सेल्स लेंगे, हम ऑनियन की पील्स निकालेंगे, और दूसरा क्या दिखाया था हमने कि ट्रेड स्कैंटिया में देख सकते हैं आप। और एक चीज़ और आप कर सकते हैं, आप अपनी फिंगर को लें और अंदर की तरफ चीक में प्लेस करें, माउथ के अंदर, और थोड़ा धीरे धीरे उसको रिमूव करते हुए लाएं, और तो आपके नेल्स के अंदर थोड़ी सी खाल, मतलब स्किन की लेयर आ जाएगी। चीक मतलब अंदर गाल के अंदर, आप जिसको बोलते हैं, आपका जो चीक है उसकी अंदर वाली जो सेल है वो सॉफ्ट है, तो वो आसानी से आपके नाखून के अंदर या नेल्स के अंदर आ जाएंगी। उसको लेके आप एक स्लाइड के ऊपर प्लेस करें और उसमें सैफ्रेनिन डालें या आयोडीन ब्लू का यूज़ करें, और उसको थोड़ी देर सूखने के बाद उसको अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको आसानी से देखने को मिलेगा इस टाइप का
स्ट्रक्चर। ये किसका है बच्चों? ह्यूमन चीक सेल, इंसान के गाल का। बाहर का नहीं है, बाहर से स्किन नहीं ली, अंदर से ली है, यह ध्यान में रखना है, इसीलिए आसानी से वो निकल गई। अब बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल एंड द न्यूक्लियस एंड वेरियस कंपोनेंट सच एस ऑर्गेनल्स। आ गई ना बात यहाँ पर, ऑर्गेनल्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स। ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस में? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में गड़े हुए होते हैं। अब ये समझ में आई आपको बात? ये एक तरह की सेल है जो हमने 3D में क्रिएट की गई है। ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी एपरेटस है, ये कुछ प्रोटीन के चैनल्स हैं, और ये बीच में जितना सब्सटेंस भरा है इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब चलते हैं न्यूक्लियस में। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये स्पेरिकल शेप का होता है और ये प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द सेल में। इट कैन बी स्टेन्ड विद एंड सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर आप थोड़े एडवांस माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो आपको आसानी से न्यूक्लियस दिख सकता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की खुद की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स पोरस होती है और अलाउ करती है मटेरियल का साइटोप्लाज्म से अंदर बाहर जाने में। मतलब जो मटेरियल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है, और जो अंदर न्यूक्लियस के सब्सटेंस है वो बाहर आ सकता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस है और बाहर उसके क्या है? साइटोप्लाज्म है। द स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इट इज़ अ न्यूक्लियोलस। और छोटी एक बॉडी जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक क्या? न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स एंड these carry genes and help in the inheritance of transfer of character from the parent of spring। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन होते हैं और जीन काम करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रेट पहुंचाने का। आपने घर में नानी, दादी, नाना को सुना होगा या अपने रिलेटिव्स को सुना होगा, तो क्या बोलते हैं? आपका बेटा तो बिल्कुल दादा पे गया है, बिल्कुल पापा पे गया है, इसके बाल बिल्कुल पापा की तरह हैं, ये देखता है, बात करता है तो ये अपने फादर की तरह करता है। ओ ये तो बहुत ज़्यादा चालाक है, इसकी मम्मी बड़ी चालाक है, उसी की तरह है। ओ तुम्हारी आँखें बिल्कुल तुम्हारे चाचा की तरह हैं। ये सारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो जीन्स है, हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, हमें वो किन से मिले? हमें मम्मी पापा से मिले हैं वो क्रोमोसोम, और उनको किससे मिले हैं? उनके मम्मी पापा से। तो इसीलिए वो क्रोमोसोम्स हम तक जब आए हैं तो उनमें क्या है? उनमें मम्मी का भी कंट्रीब्यूशन है और पापा का भी, और पापा के उसमें दादी दादा का कंट्रीब्यूशन है और मम्मी की उसमें नानी नाना का। तो इसलिए वो क्रोमोसोम्स आप तक जब पास हुए हैं तो ये सारा डिस्कस हम इसी बेसिस में करते हैं क्योंकि आपको जो अपीयरेंस मिला है, आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है, हाइट मिली है, ब्यूटी मिली है, आईब्रोज मिली है, हेयर कलर मिला है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? जीन्स पे और क्रोमोसोम्स पे। तो हम इसको स्टडी करेंगे थोड़ा कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है। अब देखें, न्यूक्लियस जो है वो इस तरह का कुछ दिखता है जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। तो ये समझ में बात ये आना चाहिए हमें कि यहाँ आउटर और इनर मेम्ब्रेन से हमें ये पता चल रहा है कि इसकी दो मेम्ब्रेन है। आई बात समझ में? और बीच में इसके जो फ्लूइड भरा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के सेंटर में एक सब्सटेंस स्पेरिकल प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और ये पोर्स प्रेजेंट है जिससे मटेरियल इधर से उधर मूव करता है। अब जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन
एक्चुअल में ये बने होते हैं डीएनए के। क्रोमेटिन क्या होते हैं? क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो। कब प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा हो। कब डिवाइड नहीं करता सेल? नॉर्मल जब फंक्शनिंग कर रहा हो, अपना साइज इंक्रीज कर रहा हो, तो सेल उस टाइम पे डिवाइड नहीं करता है। अब चलते हैं हम कि ये क्रोमोसोम, जीन और क्रोमेटिन का फंडा क्या है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। अब समझ में आया कि क्रोमोसोम सिर्फ हमें कब दिखते हैं? जब कोई सेल डिवाइड करता है। जब कोई सेल डिवाइड करता है तभी हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो आखिर में ये कैसे अचानक से सेल डिवाइड करने के मौके पर ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं? एक्चुअल में बच्चों, ये जो क्रोमोसोम्स हैं पहले वो किस फॉर्म में होते हैं? वो इस फॉर्म में होते हैं, थ्रेड 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 की तरह, है ना? ऐसे 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 क्रोमेटिन ऐसे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन या क्रोमोज। अब ये होते हैं कि ये फिर ये जो हैं कंबाइन हो के जुड़ के एक इस टाइप का क्रोमोसोम बना देते हैं, है ना? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर ऐसे 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 पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीन्स। या जीन को हम क्या बोल सकते हैं? आपने एक चीज़ सुनी होगी, अगर आप CID VID देखते हैं या क्राइम पेट्रोल की, DNA। तो DNA क्या होता है ये भी हम देखेंगे कि DNA क्या करता है। एक्चुअल में बच्चों DNA जो होता है वो जब मिलता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक जो है एसिड है, उसकी बहुत लंबी चेन जब मिलती है तो स्टूडेंट्स पहले क्या बनता है? पहले ये कंबाइन होकर क्रोमेटिन बनता है, जिसको हम क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। जब बहुत सारे लंबा क्रोमेटिन कॉइल होके, मतलब मुड़ मुड़ के बहुत लार्जर स्ट्रक्चर बना देता है, तो वो हो जाता है क्रोमोसोम्स। और इसके एक एक पोर्शन को क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये क्रोमेटिड, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम्स, DNA को आप लार्जर स्केल्स में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो DNA से स्ट्रक्चर बनता है वो होता है क्रोमेटिन। क्या होता है? क्रोमेटिन। और जब क्रोमोसोम के अंदर जो पोर्शन प्रेजेंट होता है वो क्रोमेटिड होता है। ये सारे अंडे का फंडा जो है ना, हम हायर क्लासेस में देख लेंगे। हम अभी सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो हमारी क्लास का रिलेटेड है। हमें क्या करना, आपको कुछ टीचर्स जो होते हैं ना, आपको हायर क्लासेस का भी पढ़ा देंगे। हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि कुछ टीचर्स बोल देते हैं अभी पढ़ लो, 9th में काम आएगा। तो भैया पहले 8th का तो पढ़ा दो, 9th का 9th में पढ़ लेंगे, है ना? तो हम इसी को अच्छे से पढ़ेंगे समझ के, और 9th वाले को अभी पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, 9th का 9th में ही पढ़ेंगे। अब समझ में आया कि हम ज़्यादा चीज़ों में अंदर क्यों नहीं जा रहे। अब क्या होता है? जीन क्या होता है? जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक तरह की इनहेरिटेंस समझते आप? इनहेरिटेंस मतलब होता है एक ट्रेट का, एक कैरेक्टरिस्टिक्स का, या किसी की कोई, क्या बोलते हैं ना, पहचान का ट्रांसफ़र होना। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके अगर कर्ली हेयर हैं, आपके कर्ली हेयर हैं, आपको किसी न किसी से मिले होंगे। मतलब या तो मम्मी के कर्ली हेयर होंगे या पापा के कर्ली हेयर होंगे, जिस वजह से आपके कर्ली हेयर हैं। इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीन का सारा ताना बाना जो है वो हेरिडिटी से मिलता है। मतलब ये डिसाइड करता है कि आपका कलर क्या होगा। जीन डिसाइड करता है कि आपकी आई की पिपल का कलर क्या, वो सॉरी पिपल का कलर क्या होगा, आपके हेयर का कलर क्या होगा। हेयर लॉन्ग होंगे, स्ट्रेट होंगे, या कर्व्ड होंगे, या मिडिल साइज के होंगे। ये सारा डिपेंड स्टूडेंट्स जीन पे करता है। अब चलते हैं, न्यूक्लियस इन एडिशन इज अ रोल इन द इनहेरिटेंस एक्ट एज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस का एक एडिशनल रोल है इन सारी सेंट्रल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि जितना भी क्रोमोसोम्स है वो न्यूक्लियस के अंदर है ना। और क्रोमोसोम्स तो बच्चों जब बनता है जब कोई सेल डिवाइड करती है, हमने सुना है। तो जब सेल डिवाइड नहीं करेगी
तो क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन किसका बना हुआ होता है, डीएनए का। अब बात आप, ये बेसिक सी चीज़ है कि डीएनए, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम्स में क्या फ़र्क होता है, कि डीएनए क्रोमेटिड बनाता है और क्रोमेटिड क्रोमोसोम बनाते हैं। अब आगे हम देखेंगे, एक टर्म देखेंगे जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये समझ लें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जब भी हम साइटोप्लाज्म प्लस, स्टूडेंट्स किसकी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला देंगे, मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। क्या आएगा, प्लाज्म आएगा एंड में। अब बात समझ में आई, जब भी हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। एक तरीका और है इसको याद करने का कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर को जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, फ्लूइड जो होता है, लिक्विड, सेमी लिक्विड, जिसको आप ये बोल सकते हो, या सेमी जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म तो क्या मिलके बनाना है, प्रोटोप्लाज्म। और नॉर्मल टर्म्स में ये बोलें तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। अब एक और चीज़ है यहाँ, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये टर्म बहुत बार वन वर्ड में और एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं, हायर क्लासेस में पूछ लेते हैं, 11th-12th तक में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे एक और टर्म देखेंगे, प्रोटो, इसका मतलब है प्रोटोप्लास्ट। अब देखेंगे जब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को मिला दिया गया। अब देखो हमने पढ़ा था कि 3 बेसिक यूनिट होती हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिला दिया तो क्या बना, प्रोटोप्लास्ट। अगर 2 को मिला दिया और हटा किसको दिया हमने, किसको हटाया था, सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को जब हमने हटाया तो क्या बन गया था, प्रोटोप्लाज्म। लेकिन जब हम सेल मेम्ब्रेन को कंबाइन कर देंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पर 2 तरह की सेल है। एक तो प्रोकार्योटिक सेल होती हैं स्टूडेंट्स, जनरली प्रोकार्योटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरियाज आते हैं, ब्लू ग्रीन अलगेज आती है। अब देखते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टर्म्ड एज प्रोकार्योट। मतलब ऐसी सेल्स की जिनका न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस का सामान जो है उसमें कोई बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। जब न्यूक्लियर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है बच्चों, तो उस सेल्स को हम क्या बोल देंगे, जब कुल मिला के ये समझ लो अगर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो वो सेल किस टाइप की हो जाएगी, प्रोकार्योटिक। मतलब आप अगर लॉजिक से अगर ध्यान लगा के सोचो तो इनके क्रोमोसोम्स, इनके क्रोमेटिन कहाँ होंगे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में स्टूडेंट्स किस लिए होंगे, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस की तो मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो न्यूक्लियस का जितना सामान होगा वो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म में ही तैर रहा होगा, है ना। तो ये बात समझना है हमें। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगे। दूसरे तरह की सेल्स बच्चों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, यूकार्योटिक सेल्स। यूकार्योटिक वो सेल्स होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस में बाउंड्री प्रेजेंट होती है, जैसे ह्यूमन चीक सेल हुई या अनियन सेल हुई, इन सब में बाउंड्रीज प्रेजेंट है। और कुछ ग्रीक वर्ड के हिसाब से यहाँ पर प्रोकार्योटिक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस के टर्म्स में भी दिया है। तो हम आखिर देख लेते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल्स कैसी होती हैं। देखें आप यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आपको क्लियर फॉर्म में डीएनए दिख रहा होगा, प्लाज्मिड डीएनए, राइबोसोम्स, फिम्ब्रीज और ये फ्लैजिलास। साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको के अंदर आप देख सकते हैं ये जो कैप्सूल बना हुआ है बैक्टीरिया के अंदर, इसमें कोई न्यूक्लियस है ही नहीं।
तो मतलब सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में घूम फिर रहे हैं, और जब ये घूम फिर रहे हैं तो बच्चों ये सेल किस टाइप की हो गई, प्रोकार्योटिक सेल हो गई। अब देखते हैं यूकार्योटिक सेल, ये रही यूकार्योटिक सेल। अब यहाँ देखें न्यूक्लियस और उसकी बाउंड्री प्रेजेंट है, इसकी वजह से इंटरक्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन और न्यूक्लियस जो है वो सेपरेटेड है। आई बात समझ में? अब ब्लैक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल। एक तरह का ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर जो खाली खाली सा दिखता है साइटोप्लाज्म में, हमने डिस्कस किया था कि उस स्ट्रक्चर को वैक्यूल बोलते हैं। ये लार्ज साइज का होता है, किसमें, प्लांट में लार्ज साइज का होता है, एनिमल में स्मॉल साइज का होता है ना। तो हमें देखना है कि आखिर वैक्यूल कैसा दिखता है। ये देखें, ये रहा आपका वैक्यूल। इसके अंदर सारा वेस्टेज सामान हम इसमें स्टोर करके स्टूडेंट्स रखते हैं। ये थे वैक्यूल महाराज। और अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। द लार्ज वैक्यूल्स, हाँ ये देख चुके हैं कि एनिमल्स में वैक्यूल स्मॉल होते हैं और प्लांट्स में बड़े होते हैं। द कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ द ट्रेड स्कैंटिया लीव्स, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीव्स एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड प्लास्टिड। एक तरह की कलर्ड सेल्स जो होती हैं साइटोप्लाज्म में, जो घूमती फिरती रहती हैं, उन कलर्ड सेल्स को, छोटी छोटी कलर्ड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। प्लास्टिड्स उन सेल्स को बोलते हैं जो साइटोप्लाज्म में घूम फिर रही हैं और कलर्ड होती हैं। इनमें से एक जो प्लास्टिड होता है वो ग्रीन कलर का होता है स्टूडेंट, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड्स है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है एसेंशियल फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी किसी भी प्लांट सेल के अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट है जो सारा काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के लिए खाना बनाता है। अब कुछ हम आपको प्लास्टिड दिखा रहे हैं। अब ये देखें, अब इसमें से ग्रीन कलर का फर्स्ट नंबर पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और क्या स्टोर कर लेता है, क्लोरोप्लास्ट कुछ ग्लूकोज को भी स्टोर कर के रख सकता है। अब आपने देखा होगा कि सारे प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, किसी किसी की लीव्स ब्राउन कलर की होती है। वो ब्राउन कलर की क्यों होती है किसी किसी प्लांट्स की लीव, या पिंक कलर की, ये इसलिए होती है स्टूडेंट क्योंकि क्रोमोप्लास्ट उनमें प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है बच्चों वो कलर प्रोवाइड करता है। डिफरेंट कलर के क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं बच्चों वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को, प्लांट्स को और उनके अदर पार्ट्स को। तो इनके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड जिसको बोलते हैं हम। कैरोटीन जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, बस ये समझ लें जो ये कैरोटीनॉइड होते हैं ये ऑरेंज, रेड, येलो कलर के होते हैं, जिनकी वजह से अलग अलग तरह के क्रोमोप्लास्ट होते हैं और अलग अलग तरह के लीव्स में, फलों में कलर आते हैं। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता, और ये सेल्स क्या करते हैं स्टूडेंट, सेल्स के अंदर स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं। मतलब स्टार्च मतलब एक ऐसे समझ लो आप कि एक तरह का रिजर्व फूड है। मतलब एडवांस में जो खाना बनाया प्लांट है उसको यहाँ पर हमने बचा कर रखा है स्टार्च के फॉर्म में, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये समझ लें कुछ डिफरेंस दिया है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना। और एनिमल सेल के अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है।
प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटा होता है, प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस छोटा होता है, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस बड़ा होता है। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में हम देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा होता है, या मोस्टली हम कंसिडर करते हैं सेम होता है। तो आप इसको एक डायग्राम की वजह से, ये तो चार्ट दिया, चार्ट की मदद से जान सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है और किस में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होगा और एनिमल्स में एब्सेंट होगा, है ना। अब ये देखें, जो वैक्यूल होता है बच्चों, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वैक्यूल प्रेजेंट होता है ना, और एब्सेंट मतलब इतना छोटा वैक्यूल होगा कि कई बार आप उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, आप ये सोचोगे कि हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको रिमूव कर दिया। तो ये बात भी समझने की है कि या तो वो प्रेजेंट होगा या तो वो एब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट होगा तो वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा कि हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, या हम ये मान लेंगे कि वैक्यूल एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते। आई बात समझ में? तो एक वेन डायग्राम जो बचपन में हमने बहुत खेला था, उससे हम समझ लेते हैं कि आखिर में ये फंडा क्या है। अब देखो, प्लांट सेल जो है उसकी ग्रीन बाउंड्री है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, फ्लैजिला सिर्फ प्रेजेंट होता है किसमें, गैमीट्स में, ताकि उनके गैमीट्स जो हैं ट्रैवल कर कर रिप्रोडक्शन कर ले। अब एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती बच्चों, स्मॉल या नो वैक्यूल होता है और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब बात आई समझ में कि फ्लैजिला इनको क्यों चाहिए, क्योंकि एनिमल सेल्स जो बैक्टीरियाज होते हैं, एनिमल जो है उनको मूव करना है तो कुछ तो चाहिए ना, कुछ इसलिए चाहिए बच्चों मूव करने के लिए कि फ्लैजिला ऐसे ऐसे पानी में मूव होता है, तो पानी आगे पीछे मूव होता है और उनको एक थोड़ा सा धक्का मिलता है और वो पानी में इधर से उधर चले जाते हैं। अब देखें, कुछ ऐसी चीज़ें जो दोनों में प्रेजेंट है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, गोल्जी अपरेटस दोनों में, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में, साइटोप्लाज्म दोनों में, राइबोसोम दोनों में। तो आप इस डायग्राम की मदद से ध्यान रख सकते हैं कि क्या प्लांट में पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता। इसी के साथ स्टूडेंट्स बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय।